तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो उसमें सबसे पहले हम सीक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे। सीक्वेंसेस आपने क्लास 11th में भी पढ़े हुए हैं। अगर किसी को इससे रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो वो मेरी सीक्वेंस से रिलेटेड बनाई हुई वीडियोस भी देख सकता है। दूसरी बात, जब हम यहाँ पर रिकॉल करेंगे सीक्वेंसेस को तो सीक्वेंस क्या होते हैं, जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा कि सीक्वेंस क्या होते हैं। कुछ एक ऑर्डर, किसी सर्टेन ऑर्डर में, जब नंबर्स में या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, इस तरीके से ये जब कोई हमारे पास बहुत सारे नंबर्स का कलेक्शन होता है तो वो एक सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस कैसे होगा कि अगर कोई नंबर में आपको के पास एक फिक्स्ड नंबर है, या तो वो उसमें ऐड हो रहा है, फिक्स्ड अमाउंट हर बार ऐड हो रहा है, हर बार ऐड हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है नंबर, तो जो नेक्स्ट टर्म है वो इंक्रीज होगी, फिर सेम नंबर ऑफ टर्म्स है वो फिर से इंक्रीज होगी, जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो सब टर्म्स में इक्वल होगा। और इसी तरह से जब ज्योमेट्रिक सीरीज होगी तो ज्योमेट्रिक सीरीज में वो मल्टीप्लाई होगा नंबर। जिस तरीके से भी, चाहे आप अरिथमेटिक के बारे में बात करें या आप ज्योमेट्रिक के बारे में बात करें, तो सीक्वेंस का जो बेसिक आइडिया है वो सेम ही है कि जो कलेक्शन है, एक ऑर्डर्ड सेट है हमारे पास में, उसमें जो कलेक्शन है वो सारे का सारा जो कलेक्शन या तो वो इंक्रीजिंग होगा या वो डिक्रीजिंग होगा, उसमें एक कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। ऐसा जो कलेक्शन जिसमें जो एलिमेंट्स हैं उनमें एक कांस्टेंट डिफरेंस है या कांस्टेंट रेशियो है, तो उसे हम उसका सीक्वेंस कहेंगे। तो सीक्वेंस में मान लीजिए हमारा जो सीक्वेंस है उसकी टर्म्स है U1, U2, U3, U4 एंड सो ऑन अप टू UN, और आगे हम चाहें तो इसे इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक सीक्वेंस। ये एक ऑर्डर्ड सेट है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है या ऑर्डर्ड सेट है इतने सारे एलिमेंट्स का। अब इसे अगर हम डेनोट करें तो हम इसे कुछ इस तरीके से डेनोट करते हैं। ठीक है, UN करके हम इसे डेनोट करेंगे। अब अगर ये सीक्वेंस, इसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अगर इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट, तो ये वो हो जाएगा आपका फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट है तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपका, फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, फाइनाइट सीक्वेंस। अगर आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इनफाइनाइट है तो आपका सीक्वेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जो आपका जो सीक्वेंस है आप उनसे डील करोगे तो ज़्यादातर आपको जो अब आप आगे करोगे, ज़्यादातर आपके जो सीक्वेंसेस होंगे वो इनफाइनाइट सीक्वेंस होंगे। जो हम कन्वर्जेंस आगे चल के पढ़ेंगे सीक्वेंसेस में, सीरीज़ में, वो सब जो है वो आपकी इनफाइनाइट से रिलेट करती हैं। ठीक है, अब दूसरी बात है लिमिट। लिमिट ऑफ द सीक्वेंस क्या होती है, एक सीक्वेंस है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, अगर हम इसमें जो बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें, बुक की अगर डेफिनेशन की बात करें तो बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नंबर L, कोई भी एक नंबर L होता है, ठीक है, वो उसकी लिमिट तब होगी, किसी सीक्वेंस की लिमिट L तब होगी अगर उसकी जो इनफाइनाइट टर्म है, सीक्वेंस में जो इनफाइनाइट टर्म आ रही है, जो मतलब जैसे हमने यहाँ पर UN लिखा है, तो जो N है, N की जगह अगर हम इनफाइनाइट यूज़ करते हैं तो वो उसको जाकर वो जो इनफाइनाइट टर्म है वो जाकर किसी फाइनाइट वैल्यू को गेन कर रही है, तो वो उसकी लिमिट होगी। ठीक है, सीक्वेंस में जब हम बात करते हैं तो हम टर्म वाइज उसको कन्वर्ज करते हैं, उसकी लिमिट देखते हैं, टर्म वाइज उसकी लिमिट देखी जाती है। जैसे कि अगर मेरे पास ये सारी की सारी टर्म्स हैं, अगर मैं इन्हें जनरल वे में UN करके लिख रही हूँ और मेरा जो सीक्वेंस है वो इनफाइनाइट सीक्वेंस है, अगर मैं उसे N जो है UN जो मेरे पास nth टर्म है उसमें मैं N की जगह इनफाइनाइट पुट करती हूँ
तो जो वो टर्म है वो जो वैल्यू गेन करेगी, अगर वो फाइनाइट है तो हमारा सीक्वेंस जो है उसकी लिमिट है, अगर वो कोई लिमिट गेन कर रहा है, ठीक है, तो वो जो एल जो वैल्यू है वो फाइनाइट होना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने आपके लिए लिमिट की डेफिनेशन लिखी है कि जो सीक्वेंस होता है उसकी लिमिट क्या होती है। अ नंबर एल इज द लिमिट ऑफ एन इनफाइनाइट सीक्वेंस u1 u2 u3 एंड सो ऑन if for any given small number epsilon we can find a positive integer n depending upon epsilon such that mod of un minus l is less than epsilon for all n belonging to small l for all small n greater than equal to नेचुरल नंबर या कैपिटल एन, ठीक है। यानी कि एक सीक्वेंस जो है वो आपका जो सीक्वेंस है उसकी जो nth टर्म है वो एल को टेंड करनी चाहिए, एल तक को पहुंचनी चाहिए, उसके पास की वैल्यू गेन करनी चाहिए nth टर्म की, अगर हम n की वैल्यू इन्फिनिटी कर दें तो भी, ठीक है। इसी को मैं दूसरी तरह से लिखूं तो ये होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू एल, ठीक है। मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकती हूँ। अब अगर जो हमारी जो ये लिमिट है l, अगर ये फाइनाइट है तो हमारी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी। अगर हमारी जो l की वैल्यू है वो इनफाइनाइट आ रही है तो हमारा सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगा। l अगर क्या है, फाइनाइट है, तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अगर l की वैल्यू इनफाइनाइट है तो सीक्वेंस क्या होगा, डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की जो टर्म्स हैं उन्हें समझने का एक अच्छा तरीका ये है कि आपको जो कन्वर्जेंट जो वर्ड आप यूज़ करते हो, कन्वर्जेंट आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि सब कुछ एक जगह इकट्ठा हो रहा है, एक जगह आ रहा है, जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी किसी एक फिक्स पॉइंट पर आ रही हैं। और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है कि वो बाहर की तरफ जा रही हैं। डाइवर्जेंट का मतलब वो वैल्यू जो है वो डिफाइंड नहीं है, अब वो बाहर की तरफ कौन कौन सी वैल्यूज़ को गेन कर रही हैं आप उन्हें डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो कन्वर्जेंट है वो क्या होगा कि जो सीक्वेंस है उसकी जो nth टर्म है अगर वो एक फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड वैल्यू की तरफ जा रही है तो आपका जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगा। और अगर ऐसा नहीं है, वो जो वैल्यू आपकी इनफाइनाइट है, तो जो सीक्वेंस होगा वो आपका डाइवर्जेंट होगा। अब हम बात करेंगे बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो की। एक सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड अबव कब होता है, बाउंडेड बिलो कब होता है और बाउंडेड कब होता है। तो बाउंडेड अबव से जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि बाउंडेड अबव यानी ऊपर उसके जो टर्म्स हैं सीक्वेंस की उनके ऊपर एक लिमिट है। बाउंडेड अबव यानी कि ऊपर एक ऐसी मैक्सिमम की कोई लिमिट है, उसके ऊपर उसकी कोई भी टर्म की वैल्यू नहीं जाती। तो जो बाउंडेड अबव है उसमें क्या है कि हर सीक्वेंस की जो भी टर्म है, मान लीजिए हम इसकी एक टर्म को हम n हमने एक टर्म ले ली सीक्वेंस un की, ठीक है। n की जो वैल्यू है वो वेरी करती है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। अब ये जो un है ये एक कांस्टेंट टर्म है m, कैपिटल M मैंने ले ली, ये एक कांस्टेंट टर्म है और इसकी un की सीक्वेंस की सारी के सारे जितनी भी टर्म्स हैं वो कोई भी m से ऊपर नहीं जाती, यानी कि वो लेस देन इक्वल टू m हो सकती है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड अबव है, यानी कि उसकी एक अपर लिमिट है, उसके अलावा उस लिमिट के आगे उसका कोई भी सीक्वेंस का कोई भी जो टर्म है वो नहीं जाता। सिमिलरली इसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे बाउंडेड अबव। सिमिलरली बाउंडेड बिलो क्या होता है, बाउंडेड बिलो में
जब आपकी जो टर्म है उसके लिए एक मिनिमम वैल्यू सेट है, दो मिनिमम लिमिट सेट है सीक्वेंस की टर्म्स के लिए, यानी कि एक स्मॉल m हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है और सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं वो इस वैल्यू से नीचे नहीं जाएंगी। un जो है वो इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो का मतलब नीचे, बिलो उसके नीचे की जो लिमिट है वो फिक्स्ड लिमिट है, वो नीचे से एक लिमिट सेट कर दी गई है। ठीक है, तो बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो का मतलब आपको समझ में आ गया। अगर सीक्वेंस में ऊपर की लिमिट और नीचे की लिमिट दोनों ही आपको फिक्स्ड मिले, अगर ऐसा हो कि जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबव भी हो, तो हम उसे सिंपली बाउंडेड कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो कि सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है। पहली बात तो ये हो गई, ये हो गया बाउंडेड अबव, दूसरा हो गया बाउंडेड बिलो, और तीसरी बात हो गई कि अगर वो बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है तो उसको हम यानी कि उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेट हैं, तो हम उसे सिर्फ केवल एक ही वर्ड यूज़ करेंगे, बाउंडेड, उसके लिए हम। ठीक है, अगर मान लो कोई भी मैंने वो टर्म ले ली, कोई भी सीक्वेंस ले लिया, उस सीक्वेंस के लिए उसकी जितनी भी टर्म्स हैं, मैंने कह दिया कि उसकी जो टर्म्स हैं वो मान लीजिए कोई भी सीक्वेंस मैंने लिया और उसकी u1 इज इक्वल टू मैंने ले लिया, इसको ले लिया मैंने 1, ठीक है, और u2 ले लिया मैंने 3 और u4 मैंने ले लिया ये सॉरी -3 -2, और यही u3 सॉरी, ये जो वैल्यूज़ हैं ये रिपीट हो रही हैं। इसमें क्या है, सीक्वेंस आपका सीरीज़ कुछ इस तरीके से बनेगा, हर बार कुछ इस तरीके का आपका सीरीज़ बनेगा। ठीक है, अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये हर बार रिपीट हो रही है। अब इसके लिए एक लिमिट सेट है, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। उसकी जो वैल्यू है un की वैल्यू 1 से नीचे नहीं जाएगी, 1 से ऊपर नहीं जाएगी और -3 से नीचे नहीं जाएगी। तो जो उसकी लोअर लिमिट है वो क्या हो गई, -3 हो गई लोअर लिमिट। m स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो गया, -3, ये लेस देन इक्वल टू हो गया un। ठीक है, और अपर लिमिट क्या हो गई इसकी, +1। ठीक है, तो ये m जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू un। ठीक है, m के बराबर वैल्यू तो वो गेन करेगा पर उससे आगे नहीं जाएगा। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहोगे आप, इसे कहेंगे हम बाउंडेड सीक्वेंस। जो बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, अब क्या होता है कि जो कन्वर्जेंट बाउंडेड सीक्वेंस है, हाँ, अब मोनोटोनिसिटी की बात करते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस कौन से होते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब है ऐसे सीक्वेंस जो कि एक ही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि उसमें अगर आपका जो नेक्स्ट टर्म है वो इंक्रीज हो रहा है तो हर एक टर्म आगे इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो उसमें जो पैटर्न है वो फिक्स्ड पैटर्न है, एक मोनोटोनिसिटी है, उसका जो चलने का प्रोसेस है वो फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि पहली टर्म आपकी प्लस हो रही है और सेकेंड टर्म आपकी माइनस हो रही है, ऐसा नहीं होगा। उसमें आपकी जितनी भी टर्म्स हैं उनका एक फिक्स्ड पैटर्न होगा और उसी पैटर्न से, या अगर वो इंक्रीजिंग है तो हर टर्म इंक्रीजिंग है, अगर डिक्रीजिंग है तो हर टर्म डिक्रीजिंग, नेक्स्ट टर्म जो होंगी उसकी वो डिक्रीजिंग ही होंगी। ऐसे सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब क्या है, मोनोटोनिक सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब है ऐसे सीक्वेंस जो कि हमेशा या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, यानी कि जिनके पास एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, वेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, उन्हें कहते हैं हम मोनोटोनिक सीक्वेंस, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ऐसे सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंस। इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो लेकिन पैटर्न एक ही होगा, उसे कहेंगे हम मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव भी आपका हो गया। हर बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिक सीक्वेंस, जो बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है वो कन्वर्जेंट होता ही है। ठीक है,
हर मोनोटोनिक एंड बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट हर मोनोटोनिक और बाउंडेड सीक्वेंस जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा ही। अब बात करें अगर हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, तो क्या होता है कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हम मान के चलेंगे कि वो बाउंडेड है। ऑब्वियसली आप जब कन्वर्जेंस की बात करोगे तो यानी कि उसकी एक लिमिट सेट है, एक फाइनाइट लिमिट अगर सेट है तो वो बाउंडेड है। उसकी जो इनफाइनाइट टर्म भी है वो जाकर किसी फिक्स्ड फाइनाइट वैल्यू को गेन करेगी, तो वो कन्वर्जेंट जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड होगा, लेकिन इसका उल्टा होना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड होगा। कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो बाउंडेड होगा, पर इसका उल्टा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी कि बाउंडेड है अगर सीक्वेंस तो वो कन्वर्जेंट हो ज़रूरी नहीं है, बाउंडेड और मोनोटोनिक है तब वो होगा। बात करें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की, तो कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगा, डाइवर्जेंट कब होगा, और 3 केसेस होते हैं, एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट और एक होता है ऑसिलेटरी। ठीक है, सीक्वेंस जो है वो या तो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा या ऑसिलेटरी होगा। तो सबसे पहला जो केस है वो क्या है, केस नंबर 1 में हम क्या बात करेंगे कि अगर कोई सीक्वेंस un हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, इस सीक्वेंस की लिमिट फिक्स्ड है, कोई फिक्स्ड और फाइनाइट लिमिट है, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू l है, और ये एक फाइनाइट और यूनिक लिमिट है, फाइनाइट एंड यूनिक, यानी कि ये जो वैल्यू है, जो लिमिट l की वैल्यू है वो बदलेगी नहीं, कोई भी टर्म होगी उसकी वैल्यू इन्फिनिटी लगाने पर हमें l ही मिलेगी। l यानी फिक्स्ड वैल्यू है, फाइनाइट है और यूनिक है, तो ये सीक्वेंस क्या होगा, ये सीक्वेंस होगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है। नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या होता है कि कोई सीक्वेंस है हमारे पास में un, इस सीक्वेंस में की जो लिमिट है वो इन्फिनिटी है, यानी कि कोई फाइनाइट लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट लिमिट है, नॉट डिफाइंड कह लो इसे, नॉट डिफाइंड लिमिट है, नॉट डिफाइंड है। तो ऐसे केस में हमारी जो सीक्वेंस है उसे हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट है, यानी कि उसकी लिमिट हमारे पास है नहीं, कोई डिफाइंड लिमिट नहीं है, तो उस केस में हम अपने सीक्वेंस को क्या कहेंगे कि वो डाइवर्जेंट है। पर कई बार ऐसा होता है कि लिमिट तो हमारे पास आ जाती है फाइनाइट लिमिट तो होती है, लेकिन वो केस पर वेरी करता है। कई बार लिमिट जो है वो यूनिक नहीं होती, फाइनाइट तो होती है पर यूनिक नहीं होती। ऐसे केस में हमारी जो वैल्यू जो चेंज होती रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मतलब वो वैल्यू ऑसिलेट कर रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी एक वैल्यू आ रही है, कभी दूसरी आ रही है, कभी फिर वही आ रही है, कभी पहली आ रही है। इस तरीके से जो होता है उसे क्या कहते हैं हम, ये होता है डिफाइंड या फाइनाइट एंड नॉट यूनिक। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं ऑसिलेटरी, यानी कि जो वैल्यू है वो ऑसिलेट कर रही है। अब इन तीनों चीज़ों को हम एक एग्जाम्पल्स की मदद से, एक एग्जाम्पल की हेल्प से करके देखते हैं। सबसे पहला जो केस है हमारा वो है हमारे पास में कन्वर्जेंट का। तो कन्वर्जेंट के लिए हम 3 एग्जाम्पल्स करेंगे और तीनों के तीनों एग्जाम्पल से हम ये शो करेंगे कि किस तरह से वैल्यू सीक्वेंस की डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ऑसिलेटरी हो सकती है। 3 क्वेश्चंस हमने लिखे हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके देखेंगे कि इनकी लिमिट किस तरीके से आती है। सीक्वेंस का जो nth टर्म है वो लेंगे, उसमें लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और फिर देखते हैं उसकी क्या वैल्यू आती है। तो सबसे पहला सीक्वेंस हमने लिया है यहाँ पर,
सीक्वेंस को देख कर ऑब्जर्व करके आपको पता चल जाएगा कि जो इसकी nth टर्म है वो क्या बनेगी। अब जो सीक्वेंस है वो क्या है, 1/2, 2/3, 3/4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसकी जो nth टर्म है वो क्या बनेगी, n/n+1। ऑब्जर्व करके देखने पे पता चल जाता है कि इसकी nth टर्म क्या बनेगी, n/n+1 इसकी nth टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो अब इसकी जो nth टर्म है उसमें हम लिमिट लगाएंगे और फिर देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो हमने इसमें लिमिट लगाई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n+1। लिमिट के क्वेश्चंस पहले भी आप कर चुके हो, 11-12 में आपने ये सब किया हुआ है, तो सिंपल है, कुछ समझने के लिए इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें से हम n कॉमन ले लेंगे, क्वेश्चंस आप किस तरीके से पहले से करते आए हो, n को कॉमन ले लेंगे ऊपर से और नीचे से, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, अंदर ब्रैकेट में आ गया 1/1 + 1/n, ये आ गई वैल्यू, n से n कैंसिल हो गया, क्या आ गई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 + 1/n आ गया। अब 1/n जो है वो n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, तो 1/n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, इसकी वैल्यू आ गई 1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी से वैल्यू अल्टीमेट क्या आ गई हमारे पास में 1, क्योंकि ये जो था इसकी वैल्यू तो 0 हो गई और 1/1 बच गया, तो आपके पास में आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो यूनिक भी है, क्योंकि हमने एक जनरल टर्म ली थी, nth टर्म ली थी, और उसके लिए हमने वैल्यू निकाली, हमारी जो वैल्यू है वो फाइनाइट है और यूनिक भी है, क्योंकि जनरल टर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो वेरी कर रही है अलग अलग टर्म्स के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो लिमिट है वो क्या है, लिमिट इज फाइनाइट एंड यूनिक। तो सीक्वेंस क्या हो गया, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है, सीक्वेंस हो गया आपका कन्वर्जेंट। अब दूसरा सीक्वेंस देखते हैं। दूसरे सीक्वेंस में आपके पास में nth टर्म कौन सी होगी, nth टर्म होगी इसमें 3n, अलग से ले लिया हमने। इसको अगर हम जनरल टर्म में कैसे लिखेंगे, 3 3 क्यूब एंड 3⁴ एंड सो ऑन, ठीक है, कंटिन्यू। अब इसकी nth टर्म हमने क्या ले ली, हमने लिया 3n आ गई इसकी nth टर्म। अब इसमें जब हम लिमिट लगाते हैं, हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3n, 3n यानी 3⁻∞। अगर पावर किसी भी नंबर की, किसी कांस्टेंट की भी, किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी। यानी कि यहाँ पर ये जो हमारी जो लिमिट है वो क्या है, इनफाइनाइट है एंड यूनिक है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड है, इनफाइनाइट है और कहो कि नॉट डिफाइंड है। तो हमारी जो सीरीज, हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। अगर वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, फाइनाइट नहीं है, तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। सिमिलरली तीसरा केस करेंगे हम। तीसरे केस में जो हमारा सीक्वेंस है वो ये है। अगर हम इसकी जनरल टर्म्स को लिखें तो क्या लिखेंगे, 3n की पावर लगाएंगे, n⁻⁴ -1, 3 - 1 ये फर्स्ट टर्म हो गई, 3 + 1 सेकेंड टर्म हो गई, पावर इवन हो जाएगी। जब इवन ऑड होती रहेगी तो हमारी जो है ना ये इस तरीके से बनता जाएगा टर्म्स, ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें हमारे पास दो पॉसिबल केस हो सकते हैं। पहला है, अगर n इवन नंबर को टेंड करेगा तो क्या होगा, ऑड को करेगा तो क्या होगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर लिमिट लगाई, हम लिमिट अगर लगाएं तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 + -1 n
ठीक है, अब इसमें दो केसेस बनते हैं, कौन कौन से? अगर इफ n इज इवन, अगर n जो है वो इवन की तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 प्लस -1 रेज टू पावर इवन पावर हो जाएगी इसकी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1, यानी कि 4। इफ n इज ऑड, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 -1 हो जाएगा, पावर अगर ऑड होगी तो -1 की वैल्यू -1 आएगी, 3 - 1 यानी कि 2। अब इसके पास दो वैल्यूज हैं 4 और 2, यानी कि ये दो वैल्यूज के बीच में ऑसिलेट करती है, कभी इसकी वैल्यू 4 आ जाती है, कभी इसकी वैल्यू 2 आ जाती है। किस पे डिपेंड करता है? ये नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ रही है तो इसकी वैल्यू 4 है, अगर ऑड होगी तो इसकी वैल्यू 2 होगी। इसीलिए इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, फाइनाइट तो है पर फिक्स्ड नहीं है, यूनिक नहीं है। अगर यूनिक नहीं है तो हम क्या कहेंगे? फाइनाइट है बट नॉट यूनिक। ठीक है, फाइनाइट तो है पर यूनिक नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे ऑसिलेटरी। ठीक है, अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।